हेलो गाइज, एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस पेपर को सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस पेपर यहाँ पर 2016 का दिया गया है, जिसमें से हमारा पहले पर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समस्या, सेकंड ऑप्शन है संसाधन, थर्ड ऑप्शन है हमारा बाधा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा परेशानी। तो जो भारत में या कहीं भी जो बहुभाषी होती है उसे शिक्षक को उन्हें संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड पर चलते हैं कि शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियाँ त्रुटियाँ। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं। सेकंड है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। थर्ड है कठोरता से निपटानी जानी चाहिए। और फोर है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो हमारा इसमें से कौन सा अवसर हो जाएगा? जो अवसर दिए जाते हैं, बच्चों को मौका दिए जाते हैं, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर कि के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अनन्य वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जो सक्रिय ज्ञान निर्माता का निर्माण किया था वो हमारे पावलोव, युंग, पियाजे, स्किनर। तो किसने किया था? तो हमारे पियाजे जी ने किया था। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। फर्स्ट है बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। सेकंड है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारियों को महत्व देना। तो जो भागीदारी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, टोटली गिवन प्राइमरी टू चिल्ड्रन वॉइस एंड देयर एक्टिविटी पार्टिसिपेट है, यानी किसी एक्टिव कार्य करने के लिए उसे पार्टिसिपेट किया जाता है, वो हमारा राइट आंसर होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फाइव पर जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह कर सकें। सेकंड है हमारा उस पर एक भाषण देकर। थर्ड है हमारा कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। और फोर ऑप्शन है हमारा प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य को जब हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, स्मॉल पार्ट एंड राइट एंड डाउन इन इंस्ट्रक्शन। तो जब हम छोटे छोटे कार्यों को जब उसको बांटेंगे, जब बच्चे को दिया जाएगा तो वो एकदम ईजी हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। फाइव पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स पर। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रभावी आकलन की युक्ति है। सेकंड ऑप्शन है समस्यात्मक, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते हैं। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि समस्यात्मक है। जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं, उसे ऐसे कि ऐसे उतारते नहीं हैं, यानी पुनः स्थापित नहीं करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेवन पर आते हैं, जब शिक्षार्थियों को इस समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उन्हें सीखने का वक्र कैसा होता है? स्थिर होता है, अवनत होता है। थर्ड है हमारा समान रहता है। फोर ऑप्शन है हमारा बेहतर रहता है। तो हमारा कैसा रहता है? बेहतर होता है। फोर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाए, बिकम्स बेटर, सबसे बेस्ट यही हो जाएगा। 8 पर चलते हैं हम। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो हमारे फोर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप बताइए कि कौन सा राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया अव्यवस्थित है। सेकंड ऑप्शन है हमारा अप्रत्याशित है। थर्ड ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। और फोर ऑप्शन है हमारा एड़ी से चोटी क्यों किया जाता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट चलते हैं हम 9 क्वेश्चन पर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सेकंड है विकास एकल आयामी है। थर्ड है हमारा विकास पृथक होता है। और फोर है हमारा विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो जन्म के साथ प्रारंभ, जन्म से पहले ही प्रारंभ किया जाता है, लेकिन ये विकास निरंतर चलता रहता है। तो हमारा फोर ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? आप लोग इसमें से सोच के बता सकते हो कि कौन सा सही होगा। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है। नेक्स्ट 10 पर चलते हैं कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण। सेकंड है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सेकंड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 पर आते हैं, बच्चे के समाजीकरण में परिवार, जो परिवार होता है उसकी क्या भूमिका होती है? फैमिली प्लेज रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, क्या भूमिका होती है? तो रोमांचकारी होता है, सेकंड मुख्य होता है, थर्ड गॉड होता है, या फोर कम महत्वपूर्ण होता है? कि जो हमारी फैमिली होती है बच्चे के रूप में वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
12 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं, कल्पना परक खेल स्टार्ट कर देता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा शैशवावस्था, शैशवावस्था में वो क्या करता है, तर्क का अनुप्रयोग करता है और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, जो हमारा निगमनात्मक विचार करता है। या फोर्थ ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। हमारे पियाजे ने हम जो दिए थे, हमारे 4 संक्रियात्मक बच्चों के रूप में 4 नियम दिए थे, जिसमें से 0 से 2 वर्ष का था, 2 से 7 था, 7 से 11 था और 11 वर्ष के बाद था। सबसे पहली कौन सी थी, संवेगात्मक अवस्था थी। तो कौन सी अवस्था थी, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 13। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो फर्स्ट है अहम केंद्रिक चिंतन, सेकंड है कार्य कारण, थर्ड है विपर्य चिंतन और 4 है हमारा प्रतीकात्मक विकास। तो इसमें से वह किस कार्य को कर रही है, आप इसमें से बता सकते हो कि कौन सा राइट आंसर है। तो वह क्या कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य का निर्माण कर रही है, कॉज एंड इफेक्ट कर रही है। पहले कार्य कर रही है, उसके बाद में इफेक्ट को देख रही है कि क्या हो रहा है। सेकेंड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 पर चलते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है, यानी डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो जो पियाजे थे उन्होंने किस तरीके से किया था कि कार्य पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, तो सेकंड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सेकंड है हमारा प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, थर्ड है हमारा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना और 4 है हमारा अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा, 4 आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट हम चलते हैं 16 पर आते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। फर्स्ट है परिपक्व होने से, सेकंड अनुकरण से, थर्ड है वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से और 4 है हमारा जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है उसके अनुसार। तो वाइगोस्की ने किसका निर्माण किया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। और समाज में कौन होता है, वयस्क होते हैं, समवयस्क भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सभी होते हैं। तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि कॉलवर्ग ने प्रस्तुत किया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शारीरिक विकास के चरण, सेकंड ऑप्शन है हमारा संवेगात्मक विकास के चरण, थर्ड है हमारा नैतिक विकास के और 4 है हमारा संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कॉलवर्ग थे, उन्होंने किसका निर्माण किया था, नैतिक विकास का निर्माण किया था। उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे, पश्च और एक कौन सा पूर्व था और एक कौन सा था, परंपरागत नियम था। तो उन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास का चरण दिया था, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रीय कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि एक कक्षा में जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 18 हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, वह कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अ क्लास इज विच द स्टूडेंट आर स्टूडेंट द ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच अदर। जब बच्चे के हर बारी बारी से सभी समूह जाएगी तो उन्हें ये लगेगा कि हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19। बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, सेकंड है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, थर्ड है एक विशिष्ट योग्यता, 4 है हमारा सामर्थ्यों का समुच्चय। तो जो बुद्धि होती है वो हमारी सामर्थ्यों का समुच्चय होती है। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 पर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। फर्स्ट ऑप्शन है अमहत्वपूर्ण है, सेकंड है अति संवेदनशील है, थर्ड है हमारा निरपेक्ष या 4 है हमारा कम महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, भाषा हमारा क्या है, अति संवेदनशील
व्यवस्था है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 पर चलते हैं कि एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी। फर्स्ट ऑप्शन है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सेकंड चलते हैं लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़बद्ध धारणा प्रकट की जा रही है। ये बिल्कुल राइट आंसर है कि जो लड़के लड़की हैं उनमें भेदभाव की रूढ़बद्धता, उनके अंदर कि ये लड़का ये लड़की, उन्हें डिफरेंस किया जा रहा है, ये प्रकट किया जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 22 पर। आकलन। आकलन क्या है? असाइनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। अभी बताया था कि जब बच्चे किसी चीज़ को प्रमोट होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, स्पिरिट एमंग चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करते हैं। ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट तब भी सही है लेकिन सेकंड तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड चलते हैं सीखने में सुधार का एक तरीका है। और फोर है बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ये रॉन्ग आंसर है फोर वाला, क्योंकि उन्हें नाम करने, उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें समान शिक्षा देनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा सीखने में सुधार का एक तरीका है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त की जा सके। और थर्ड है हमारा यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आप लोग सोच समझ के बताइए कि इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। सेकंड आंसर इसमें से राइट हो जाएगा कि बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें कोई भी किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 पर चलते हैं कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें शिक्षा होने वाली चर्चा में शामिल करें। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। थर्ड पर चलते हैं उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे एक दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंत्यक्रिया नहीं करते हैं। ये भी रॉन्ग आंसर है। फोर है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए। ये भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट पर चलते हैं 25 पर। अगर आपको लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं हम 25 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार। सेकंड ऑप्शन है बी को डी, वॉच को 100, 21 को 12 लिखना। थर्ड ऑप्शन है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। और फोर ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा फोर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 पर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन उसमें से क्या है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसी काम के नहीं है, उसके किसी काम की नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि उसके काम की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड चलते उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, नहीं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यस, ये बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि उसे नियमित समान रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 पर चलते हैं सीखना। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि संवेगों से छीड़ संबंध बनाता है। सेकंड है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। थर्ड है हमारा सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। और फोर है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? 27 का हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। 28 पर चलते हैं कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को स्वयं चिंता करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। तो 28 का फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है, तो ये तो मेरे हिसाब से राइट हो नहीं सकता है। सेकंड है कि व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करानी चाहिए, ये भी नहीं है, राइट नहीं है। थर्ड पर चलते हैं स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये आई थिंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 29 पर चलते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक का अनुक्रमण और नकल करना। सेकंड ऑप्शन है जांच पड़ताल करना।
प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। थर्ड है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। 4 है याद करना, प्रत्यय स्मरण करना और सुनाना। याद करना, रटना, केवल उत्तरों की नकल करना, ये सभी हमारे रॉन्ग आंसर होते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? 29 का हमारा बी हो जाएगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नेक्स्ट चलते हैं हम 30 पर। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के बदलाव में आकर। सेकंड ऑप्शन है अपनी रुचि से। थर्ड ऑप्शन है पुरस्कार के लिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो जब बच्चा अपनी रुचि से, आउट ऑफ इंटरेस्ट, जब अपनी रुचि से किसी काम को करता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से करने लगता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। हम आगे कराएंगे कि हमारे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमारे मैथ के हैं, हिंदी के हैं, सभी को हम बारी बारी से सॉल्व कराएंगे। तो आज हम मैथ का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 31। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। सेकंड है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। थर्ड है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। फोर्थ है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा कि बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप प्रदान करना। नेक्स्ट आते हैं हम 32 पर। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमारा 1 आंसर राइट है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट है हमारा संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सेकंड है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। थर्ड है संकल्पनाओं को पूर्ण मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो पहले हम किसी चीज़ को पूर्ण रूप से उसे मूर्त रखेंगे, तब उसके बाद में हम अमूर्त चीज़ में ले जाएंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 33। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी क्रम सही है? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 आंसर हमारा राइट है। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सेकंड है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। थर्ड है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 35। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा श्रेणी क्रम इसका अनुसरण करता है। फर्स्ट है हमारा CDAB, सेकंड है ABCD, थर्ड है BACD, 4 है CADB। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है कि उसके बारे में चित्र दिखाया जाता है, फिर उस पर आधा प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करते हैं और बाद में आधे का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 36। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? फर्स्ट है कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को हल कराया जाना चाहिए। तो जिसमें केवल आता है ये नेगेटिव चीज़ होती है और ये आंसर हमारा रॉन्ग होता है। और गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा को भी किसी दूसरी सब्जेक्ट से हमें उसे अटैच करना चाहिए। तो हमारा सेकंड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 37। यदि 1001 × 111 = 1,10,000 प्लस 11 इंटू, तो इंटू जो डैश दिया गया है इस जगह पर हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? 1001 का हम 111 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1,10,000 में से घटा देंगे और उसके बाद में 11 से क्या दे देंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करने पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 101, यानी सेकंड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। 38 पर चलते हैं कि यदि
15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान इजिकल टू 7 इंटू, तो जो डैश दिया गया है उस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम x मान लेंगे। तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अब उसके बाद में प्लस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, इजिकल टू 7 इंटू डैश दिया गया है उस पर हम x मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 5600 हो जाएगा, इजिकल टू 7x हो जाएगा। 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 800। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसमें थर्ड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा 800 आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 39। यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल यानी कॉमन पॉजिटिव फैक्टर इजिकल टू 999 प्लस 9 इंटू जो डैश दिया गया उस पर कुछ मान लेंगे x y z, तो रिक्त स्थानों में संख्या कितनी होगी। तो 36 और 48 के सभी सार्वधनात्मक गुणनखंड हैं, वो कितने निकल के आएंगे, हम उनके गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। तो वो कितना निकल के आप लोग निकाल लेना, हम बता देते हैं कि जो गुणनखंडों की संख्या आएगी 36 और 48 के गुणनखंडों की संख्या आएगी, वो कितनी आएगी हमारी 1728। 1728 इजिकल टू कितना दिया गया है 999 प्लस हम मान लेंगे 9x। अब जो 1728 है उसमें से 999 को घटा देंगे, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 999 से घटाएंगे तो 729। अब क्या करेंगे, 729 इजिकल टू 9x के, तो 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 81। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा 81। नेक्स्ट चलते हैं हम 40 पर। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। तो हम क्या करेंगे, 39 से 26,679 में भाग देंगे। जब इससे हम भाग देंगे तो हमारा, आप लोग भाग दे के देख लेना, तो जो हमारा भाग आएगा वो भाग हमारा शेष बचेगा, वो आएगा 29। अब 29 से 405 में 34 से भाग देने पर 34 से भाग देंगे तो शेष आएगा हमारा 3। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो 29 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 26। अब जो बचा हुआ है उसमें 18 से क्या करना है, हमें डिवाइड देना है। तो कितनी बार जाएगा, 1, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 8। इसका मतलब शेषफल कितना आया हमारा 8। तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट हम चलते हैं 41। 36, 54 और 60 का छोटा सार्वगुणज प्लस 90 बराबर होगा। तो जो हमारा कॉमन मल्टीपल नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। प्लस 90 के बराबर कौन सा होगा, तो इसमें से हम कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 6, यानी 3 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि सोनू के पास में कितनी थी, 5 दर्जन थी। 5 दर्जन मतलब 1 दर्जन कितना होता है, 12। तो 5 दर्जन कितनी हो गई, 12 5 जा 60। अब उसने कहा है टोटल पार्ट का 1/3 भाग अमिता को दे दिया, तो इसका 1/3 भाग अमिता को दे दिया, तो इसके पास कितनी हो गई, 20 हो गई। अब उसने कहा है कि 25 यानी 2/5 भाग अनिल को दे दिया, तो 60 का उसने 2/5 पार्ट किसको दे दिया, अनिल को दे दिया। तो कितनी है, 12 2 जा कितना होता है, 24। अब उसने कहा है 1/12 भाग हमीदा को दे दिया, तो 1/12 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 60। तो ये कितनी बार गया, 5 बार। तो कितनी आ गई हमारा 12। तो हम नेक्स्ट इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ऐड करने पर क्या क्या आया, हम ऐड करेंगे 20 और कितना आया 24 और कितना आया 5, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया 49। अब हमारे पास में टोटल टॉफ़ियाँ कितनी थी, 60 थी। तो 60 में से 49 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 11। तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट पर हम चलते हैं 43। 43 का कहता है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इजिकल टू 11,012 प्लस 2.5, तो इसमें कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि 112 इकाई
112 इकाई है हमारी, तो 112 इकाई को हम ऐसी की ऐसे लिख लेंगे 112 प्लस उनसे कहा है 12,000, तो 12,000 इजिकल टू 11,012 प्लस उसने दहाई पूछा है तो हम कोई भी एक्स वगैरह कुछ मान लेंगे दहाई के स्थान पर। तो ये कितनी हो गई हमारी 12,112 इजिकल टू 11,012। अब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर की साइड में लेके आएंगे तो 12,12 माइनस के 1012 इजिकल टू कोई भी एक्स मान लेंगे तो कितनी बचेगी हमारा घटाने पर क्या आ जाएगा, यानी 12,112 माइनस 11,012 इजिकल टू एक्स। क्या बचेगा, 2 में से 2 की 0, 1 में से 1 की तो 0, 1 में से कितना बचा 1 और ये 2 में से 2 गई तो 1। अब उसने पूछा कितनी दहाई, तो दहाई के स्थान पर उसने पूछा है 1, 10, 100 और 1000। तो दहाई के स्थान पर उसने पूछा है तो हमारी कितनी दहाई बनेंगी 100, 110 हमारी क्या बन जाएंगी दहाई बन जाएंगी, यानी थर्ड ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 44 कहता है कि एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो उसके पास में साइज़ दी गई है 23 बोतलों में, तो उसने 23 बोतलों में 51 लीटर यानी 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, इसका मतलब हम इसे मिलीलीटर लीटर में चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो गया, ठीक है। अब उसने कितनी बोतलों में रखा गया है, उसने पूछा कि 16 बोतलों में कितना भरा जाएगा, तो इसका मतलब 23 बोतलों में इतने, तो 1 में कितना भरा जाएगा, 1 में कितना भरा जाएगा 23 से क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे। अब 16 में कितना होगा, तो 16 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा इसमें आप मल्टीप्लाई करके देखना, तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 36, यानी 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 45। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 18,000 यानी 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी ज्ञात कीजिए। अब कितनी आएगी, दूरी ज्ञात कीजिए उसने पूछा है, तो कितनी दूरी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 1/2 सेंटीमीटर, लेकिन कितने की पर है 200 पर, तो ये टोटल कितनी हो गई 1/400। अब उसने कहा है कि भूमि पर 2 नगर हैं 1800 किलोमीटर के, तो 1800 किलोमीटर के 2 नगर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1800 और अपॉन 400। 2 0 से 2 कितनी बार जाएगा इसमें 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, कितना हो गया 4 1/2, इसका मतलब कितना हो गया 4.5। तो 4.5 हमारा आंसर दिया गया है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, और इस किस में दिया गया है सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम 46। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश होता है, ये हमारा ये बाद में देखते हैं, ये राइट आंसर नहीं है। सेकंड है 1 लाख बराबर 100,000 के होता है, बिल्कुल राइट है। 1 करोड़ बराबर 100 लाख के होता है, बिल्कुल राइट है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश होता है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आते 47 पर। एक घनाकार बक्सा 3 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे वो कितनी है। तो घनाकार का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम उसका आयतन निकालते हैं तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका मतलब घनाकार बक्से की जो लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा 13 इंटू 11 इंटू 9। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 1287। अब इसने कहा है कि घनाभ, अब जो घन है, घन की बक्से की भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू यानी क्यू होता है, तो 12 का क्यू करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो इसका कितना हो जाएगा ये,
ओके। अब हम नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि कुल टोटल कितना हो गया इनका एरिया, टोटल एरिया कितना हो गया, इनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा 3015। ओके। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि 3060 घन पैक करना चाहती है, तो घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो सकते हैं, तो पैक नहीं हो सकते हैं वो उन्होंने पूछा है। तो हमारा टोटल निकल के कितना आया 3015, और जिसमें नहीं कितने हो सकते हैं तो हम इसमें क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, कितना आएगा 105, तो कितने बचेंगे 4, ये बचेगा 5। इसका मतलब 45 ऐसे हैं जो पैक नहीं हो पाएंगे, तो हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा 1। नेक्स्ट चलते हैं हम 48 पर। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दी गई है, तो किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3, इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। तो किसी आयत की लंबाई यानी दी गई है लंबाई 48 और चौड़ाई दी गई है 21, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 48 इंटू 21, 48 इंटू 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, आप करके देख लेना 108। अब ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्या लिख लेंगे सेंटीमीटर। अब पुनः जो वर्ग की एक भुजा दी गई है वो कितनी है, लंबाई की आयत की लंबाई की 2/3 है, तो लंबाई कितनी दी गई है 48 और इसका 2/3 दिया गया है, तो ये कितना हो गया 16, और 16 2 जा कितने होते हैं 32, हमारा कितना आ गया 32। अब वर्ग का क्षेत्रफल उसने कहा इन क्षेत्रफलों का ये क्या आ गया हमारा वर्ग की भुजा आ गई कितनी 32, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका मतलब भुजा कितने की आई है 32 की, तो 32 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 32 का स्क्वायर, 32 का होल स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1024 सेंटीमीटर। ओके। अब हमारा क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमारा जो आयत का क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था 1008, और वर्ग का कितना आया है 1024, तो टोटल हमारा कितना हो गया, अगर इसको हम देखेंगे तो 8 और 4 कितने हो गए 12, 2 और 1 कितने हो गए 3 और 0 और 2, इसका मतलब हमारा 4 आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, 4 आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 49। गुणनफल 672 इंटू 36 इंटू 25 बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है आप लोग निकाल के देखना कि ये कितने के बराबर होता है कि 672 एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या होती है, और 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या होती है, या फिर उसमें दिया गया है 16 दिनों में घनों की संख्या होती है, या फिर दिया गया है हमारा 5 दिनों में यानी 5 दिनों में सेकंडों की संख्या होती है, तो हमारा ए आंसर इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं 50। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली और 27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना हुआ। तो कुल लाभ पूछा है कि कुल लाभ कितना हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो 2709 ताज़ा मछली दी गई हैं और उन्हें 27 के भाव से मतलब बेचा गया था, ख़रीदा गया था, तो इसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में कर देंगे 2709 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको करके बता देते हैं कि 2709 इंटू 27, क्योंकि ये ख़रीदी गई थी इस भाव से, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 73143, ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट सुखाने के पश्चात उनका भार कितना हो गया, जो किलोग्राम था कितना था के पश्चात 97.5 किलोग्राम, 97.5 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं इनके पश्चात सुखाने के पश्चात इतनी देर से बेच दिया गया, तो उनका भाग कितना हो गया 27, इसका मतलब 2709 इसका 1/3 भाग रह जाता है सुखाने के पश्चात, तो कितना हो गया इसका बचा 903 किलोग्राम।
ओके। अब हम नेक्स्ट क्या है कि मछलियों का कुल विक्रय मूल्य, यानी उन्हें कितने पर बेचा गया था, उन्हें कितने के भाव से बेचा दिया सुखाने के पश्चात हमारा कितना आया 903। अब सुखाने के पश्चात हमें 97.5 के भाव से बेच दिया गया था। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि जो सुखाने के पश्चात आया है 903 आया है, उसमें हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 97.5 से। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 88 और 042.5। आप करके देख लेना, इतना ही आएगा। अब कुल लाभ पूछा है तो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आया है, इतना आ गया 8,80,425। अब जो हमारा उससे पहले जो खरीदा गया था वो कितना आया था, माइनस 73,143, यानी 73,143 आया था। अब इसमें से इसे घटाएंगे, घटाने के बाद में आप लोग देखेंगे तो कितना आएगा इसका, ये कितना है 0.5। 1 मिनट, गलत थोड़ी से इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, ये थोड़ा गलत तरीके से लिख गया है क्योंकि ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद में जो भी संख्या होती है हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 23। इसको 1 मिनट, इसके बाद में हमारा कितना आया था, सुखाने के पश्चात में है 80,042.5 माइनस 73,143, घटाने पर आएगा 14,899.5। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, इसमें से डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं 51। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा और 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 55 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से की, तो इन दूरियों को तय करने में कुल समय कितना लगेगा। इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर हम निकालेंगे और उनको मिनट में निकालना है। तो इसका आंसर हमारा 1 आंसर इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 52। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकलन, सेकंड है स्थानीय मान, थर्ड है गुणा और 4 है हमारा योग। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्थानीय मान। नेक्स्ट चलते हैं हम 53। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। सेकंड ऑप्शन है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। थर्ड ऑप्शन है योग, व्यकलन, गुणा और भाग और 4 ऑप्शन है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को समीकरण को इक्वेशन को करते हैं तो हमारे 4 होते हैं बोर्ड मास में योग होता है, व्यकलन होता है, गुणा और भाग होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 54 पर। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें से बताइए कि कौन सी युक्ति, अगर जोड़ सिखा रहा है तो कौन सी युक्ति सबसे राइट होगी। तो आप लोग सोचकर बताइए। तो इसका योग यानी सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 55 पर चलते हैं कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। तो क्या हुआ, इसका ऐड हुआ। और हम लोगों ने पिछली क्लास में या पढ़ा होगा कि ऐड को हम क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को समुच्चय बोलते हैं, सामर्थ्य और समुच्चय ऐड करना बोलते हैं उसे। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल्स की श्रेणी क्रम से संबंधित होता है। अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आए तो इसमें इंग्लिश के हिसाब से देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है समुच्चय यानी ऐड करना। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 पर। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन कैसा है।
गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, नहीं ये तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सेकंड है सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना कर सकते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 57 पर। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, संख्या 4। चलते हैं अब 58 पर। 2 या 2 से अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रेक्षण। अब आते हैं 59। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। सेकंड है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। थर्ड है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। 4 है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है 60। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। थर्ड है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। 4 है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो इस तरीके से हमारा कौन सा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर हमारा चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी पार्ट दिए गए हैं उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे।